लगता है कि अमन के लिए सब ने सर जोड़ लिए हैं और संजीदगी से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग इस वक्त चल रही है उसको रोका जाए। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, और इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। साथ ही साथ ये भी कहा गया, एंटोनियो गुतरस जो है उन्होंने ये भी कहा ईरान बारहा कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा, जौहरी हथियार नहीं बना रहा। उन्होंने कहा कि दुनिया की इस वक्त नज़रें इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हैं, इसी तनाज़े के ऊपर हैं, और ये तनाज़ा अगर मज़ीद आगे बढ़ा तो फिर कोई नहीं जानता कि क्या सूरत इख्तियार करेगी। दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लिया है फैसला करने में, ये फैसला करने में कि इस ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका जो है वो इस जंग में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, या वो हम ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। और इसी तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो अहम तरीन मुलाकात है अमरीकी सदर से, वो भी मौज़ूए गुफ्तगू इस वक्त पूरी दुनिया में बनी हुई है। हालात किस तरफ जा रहे हैं इसका हम जायज़ा लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली साहब जो कि दिफाई तज्ज़िया, और साथ ही साथ मैनचेस्टर से हामिदुल मशरक़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या इस वक्त सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? इस वक्त जो है इजलास जो हुआ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का भी, और जनेवा में भी मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद हैं, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो क्या सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है सर आपको? देखिए, मैं अगर मुख्तसरन और जामिया अंदाज में मौजूदा सूरत हाल और जंग को एक्सप्लेन करूं तो आपको इसका जो सियाक़ो सबाक है वो 10 साल पहले जो JCPOA, जिसको जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या उर्फ़ आम में ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता था, जिससे फिर अमेरिका एकतरफ़ा तौर पे निकला। आप यूँ समझें कि इसराइल की जो जाहरियत है उसके ज़रिए और उसकी मदद से अमेरिका इस वक्त ईरान से एक ईरान न्यूक्लियर डील 2.0 निगोशिएट कर रहा है। और ये जंग और अमन एक दूसरे के, आप समझें कि एक्सक्लूसिव या मुतबादिल नहीं है, बल्कि इसराइल की जाहरियत को अमेरिका अपनी सिफारती हिकमत अमली में ईरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल पहले तो उन्होंने एनरिचमेंट का जो लेवल है, उसका जो मेयार और मकदार है, उसको महदूद करने पर ईरान को रजामंद किया था। लेकिन आज ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि ईरान अपने एनरिचमेंट के राइट से दस्तबरदार हो जाए कुल्ली तौर पर, और अगर वो नहीं होता तो फिर वो बारहा वार्निंग दे चुके हैं कि इसराइल जो है उनके एनरिचमेंट के प्रोग्राम को तबाह कर देगा। तो बुनियादी जो इस वक्त सिफारतकारी है वो जंग और अमन के दरमियान नहीं है, वो उसका मकसद अमेरिका का इसराइल की मदद से ईरान पर इतना डालना है कि या तो वो एनरिचमेंट के हक से दस्तबरदार हो जाए एक डील के ज़रिए एक मुज़ाकरात के ज़रिए, जो कि ओमान में हाल में हो रहे थे। लेकिन अगर वो इस हक से दस्तबरदार नहीं होता तो फिर ईरान को जो है मौजूदा हालात में इसराइल के ज़रिए से, और मुस्तकबिल में ऐन मुमकिन है कि बराह रास्त अमरीकी जाहरियत के ज़रिए से एनरिचमेंट के जो उसकी सलाहियत है उससे महरूम कर दिया जाए। ये बुनियादी अहदाफ हैं। और साथ ही साथ में जो रिजीम चेंज की भी बात हो रही है, उसमें भी बहुत, उसकी वजह से भी बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और आपने जो रूस के सरकारी तर्जुमान हैं उनका बयान भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि रूस के लिए जो रिजीम चेंज है ईरान की वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ आपने 2 हफ्ते का वक्त दिया। मैं समझता हूँ 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा वक्त है, वक्त हकीकत में इससे कम है। और इसके 3 सबूत मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश करता हूँ। पहली बात यह है कि तमाम जो 19 के करीब मिडल ईस्ट में अमरीकी जंगी जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको नॉन फैमिली स्टेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी बात,
आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने भी तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद किया है और फौरी तौर पे अपना सिफारती अमला निकाल लिया है। और तीसरी बात कि तमाम अमरीकी एयरलाइंस ने ईरान तो कुजा, दोहा और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए भी अपनी फ़्लाइट्स मुनक़ता कर दी हैं, जिससे ये अंदेशा पैदा हो रहा है कि ये तमाम मगरबी ममालिक, इदारे और कंपनियां अगले चंद दिनों में कोई बहुत तशवीशनाक डेवलपमेंट की तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, मशरकी साहब आपकी तरफ आता हूँ, आप भी इसी तरह की सोच रख रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ IAEA जो है वो अब ये कह रहा है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाह रहा था और हमेशा से वो ये कह रहा है इस तरफ। अब जो है वो IAEA की रिपोर्ट्स थोड़ी सी मुख्तलिफ आ रही हैं, तो क्या किस तरफ, एक मुज़ाकरात की तरफ जाया जाएगा या फिर जैसे कि इस वक्त मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि इट्स रिटन ऑन वॉल, जो सूरत हाल जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो यकीनन ईरान के हक में नहीं होगी? देखिए इमरान साहब, IAEA वही घिनौना किरदार अदा कर रहा है जो उसने इराक वॉर के वक्त वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर किया, और उसी अंदाज में गलत रिपोर्ट्स दी जब तक सद्दाम हुसैन पर हमला नहीं कर दिया गया। आप देखें, ईरान पर हमला करने से एक दिन पहले IAEA ने क्या रिपोर्ट दी? IAEA ने रिपोर्ट दी कि जनाब ये तो तैयार है, किसी वक्त भी कर सकता है, 60% एनरिचमेंट कर ली है, 10 किलो से ज्यादा यूरेनियम इनके पास रेडी है। तो अब वो ये कह रहे हैं नहीं जी, अब तो ये कई सालों दूर है। ये IAEA जो है, अगेन मैं बदकिस्मती से कहता हूं कि अगेन ये अमेरिका और नेटो को सपोर्ट करने वाला इदारा है, ये उनका टूल बन चुका है। जब जरूरत पड़ती है उससे अपनी मर्जी का बयान दिलवा देते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उससे दूसरा बयान दिलवा देते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर एक बात के ऊपर डिटरमिन नजर आ रहा है, और वो ये कि वो किसी हालत में भी सरेंडर या रिजीम चेंज के लिए ना राजी होगा, ना तैयार है, ना ही वो एक्सेप्ट करेगा। उसकी वजह ये है कि उसको ये पता है कि उसने पिछले 7-8 दिनों में जिस अंदाज में पूरे इसराइल और तल अवीव को हिला दिया है, हैफा को हिला दिया है, अगर आज दुनिया में, अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया कि अमन के लिए दौड़ भाग शुरू हो गई है, तो इस दौड़ भाग शुरू होने का क्रेडिट अगेन ईरान को जाता है, जिसने इसराइल को हिला दिया है। नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो अब तल अवीव में इंतहाई जमीन पर चली गई। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर 10-15 दिन भी ये जंग जारी रही तो तल अवीव में आप इसराइलियों के मुजाहिरे देखेंगे, क्योंकि उनको ना तो इस अंदाज में जंग का पता था, ना उन्होंने कभी देखा है कि उनके ऊपर अटैक हो। वो तो हमेशा अग्रेसर रहे हैं, जारहियत करते रहे हैं। एक चीज और हमें समझनी होगी, और वो ये कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिका जो टाइम ले रहा है या ट्रंप जो टाइम ले रहा है, वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि वो ये समझ रहा है कि अगर इसराइल अपने जोर से ही ईरान को इतना नीचे ले आए कि हम विदाउट गोइंग इनटू वॉर हम ऐसा प्रेशर डालें कि ईरान जो है वो घुटने टेक दे। मेरा ख्याल है, मैं मोहम्मद अली साहब से काफी हद तक एग्री करता हूं कि पिक्चर अभी बहुत मुश्किल होती आगे नजर आ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा, जो आपने पॉइंट्स इस वक्त सामने रखे हैं, ऐसे में ईरान ने जो रिटेलिएट किया, एक तो वो चीज़, और फिर दूसरा कि इनरिचमेंट के हवाले से यूरेनियम इनरिचमेंट जो रोल बैक करने की बात की जा रही है, यूक्रेन की मिसाल हमारे सामने है और ईरान यकीनन उसको पूरी दुनिया ने उस मिसाल से समझा। तो आप क्या समझ रहे हैं, ईरान किस तरफ जाएगा, क्या मूव होगा फिर ईरान का? देखिए, मैं पहले आपका बहुत अहम सवाल है उसके कुछ टेक्निकल जो हकायक हैं वो सामने रख देता हूँ ताकि हकीकत के ऊपर बात हो सके। देखिए, ये बात ना सिर्फ IAEA बल्कि जो अमेरिका की मौजूदा डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबाल्द, और जिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे US कांग्रेस को बताई थी कि 19 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं है। और मैं जो हमारे साथी हैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि देखें, जिस तरह WMD का बहाना बनाया गया था इराक के हवाले से, तो वहां भी तो कोई WMD नहीं निकले थे, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि देखें, ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो IAEA की कड़ी निगरानी में, क्योंकि वो NPT का सिग्नेटरी है, तो उसकी ऊपर तो अच्छा, और इसलिए जो उनकी सलाहियत है वो एटमी हथियार बनाने की नहीं थी। और फिर जिस तरह आपने बताया अभी कि ग्रोसी साहब ने ये रिपोर्ट खुद ईरान की जानिब से सरकारी सतह पे जो बताया गया है उसके ऊपर कहा कि जनाब जो फरदो और नतान्स है वहाँ पे जो बमबारी की गई है उसके नतीजे में जो उसका बिजली का निज़ाम है
वो मुतासिर हुआ है। अच्छा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो अभी महफूज भी हैं, तो जो एनरिचमेंट प्लांट दुनिया का कोई भी होता है, उसको चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बिजली चाहिए होते हैं, मेगावाट्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हज़ारों सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं इंतहाई तेज़ी से चलते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है। वो कोई यूपीएस पे या जनरेटर पे नहीं चल सकते। तो अगर बिजली का निज़ाम बमबारी के ज़रिए मुतासिर हुआ है, तो वहाँ पे अगर सेंट्रीफ्यूजेस मौजूद भी हैं, तो वो एनरिचमेंट करने से कासिर होंगे जब तक कि बिजली का निज़ाम जो है बहाल ना किया ठीक जाए। तो ठीक सेंट्रीफ्यूजेस को डायरेक्टली नुकसान पहुँचाना ज़रूरी नहीं है।